नमस्ते एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 3 के एक और धमाकेदार सेशन में। आज की ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, लेकिन अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले उसे देख लें ताकि आप कहानी से पूरी तरह जुड़ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तभी इंसेक्ट मोनाच जिन्नू को पकड़ लेती है और काफी दूर फेंक देती है। इधर फ्रॉस्ट मोनाच जिन्नू को संभलने का मौका नहीं देता और उस पर आइस स्पीयर की बारिश कर देता है, लेकिन जिन्नू अपने टाइगर से सब कुछ डच कर लेता है। पर फ्रॉस्ट मोनाच नहीं रुकता, वो कंटिन्यू जिन्नू पे आइस स्पीयर से अटैक करते जा रहा था। तभी अचानक से क्रॉस्ट मोनाज के हार्ट में एक डैगर लगता है। जिन्नू का ये सरप्राइज अटैक क्रॉस्ट मोनाजी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। जिन्नू बोलता है, मैंने बोला था कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फ्रॉस्ट मोनाज उस डैगर को निकाल करके खुद को हील कर लेता है। जिन्नू सोचता है कि मैंने उसके हार्ट में डैगर मारा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। मतलब इतनी आसानी से मैं इसे नहीं हरा सकता। और जिन्नू फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से बीस्ट मोनास आ जाता है और अपने ब्लेड से जिन्नू के पीठ पर वार कर देता है। उस अटैक से जिन्नू के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है। जिन्नू को दर्द में देख के बैरू चिल्लाता है माइक किंग और जिन्नू की तरफ जाने लगता है, लेकिन इंसेक्ट मोनार्ज उसे कस के जकड़ लेती है और जाने नहीं देती। बीस्ट मोनार्ज जिन्नू के गर्दन पर तलवार रखे बोलता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये तुम्हारा एंड भी नहीं। तभी बैरो चिल्लाता है और सारे सोल्जर्स को बोलता है, ये सोने का टाइम नहीं है, उठो और अपने किंग की हेल्प करो। तभी हमें दिखता है कि ग्रीड फाइनली उस आइस प्रिजन को तोड़ के बाहर आ जाता है। उसे देख के बीस्ट मोनार्जी बोलता है, वो चीज जरूर अपने जीवन काल में एक स्ट्रांग वॉरियर होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद एक एक करके सारे हाई रैंक के सोल्जर भी आइस प्रजनन को तोड़ के बाहर आने लगते हैं। जैसे टस्क, आयरन, इगिस सब आ चुके होते हैं जिमो का हेल्प करने। लेकिन प्रोस्ट बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे जख्म काफी गहरे हैं, तुम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर वो बोलता है, क्या तुम इस इंजरी की बात कर रहे हो, और उसे तुरंत हील कर लेता है। ये देख करके फ्रॉस्ट मिनार और बीच मिनार दोनों शॉक हो जाते हैं। इधर हमें दिखता है कि ये फाइट पूरे वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। अलग अलग देश के लोग जिन्हों को देख रहे थे और चीयर कर रहे थे। हमें दिखता है कि थॉमस का हाल इतना खराब हो चुका था कि उसे 2-3 हीलर मिलकर के हील कर रहे थे, फिर भी वो उठ नहीं पा रहा था। वहां खड़े बाकी हंटर्स सोच रहे थे, कहीं यह दुनिया का अंत तो नहीं। यूनियू भी काफी शौक हो जाता है जिन्नू का फाइट देख के। वह सोचता है कि मुझे पता था कि जिन्नू स्ट्रांग है और उसका पावर कंटिन्यू ग्रो कर सकता है, लेकिन वो इस लेवल पर आ चुका है, ये मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब इधर क्योंकि सारे हाई रैंक सोल्जर्स आज़ाद हो गए थे, तो जिन्हों को उतना दिक्कत नहीं हो रहा था फाइट करने में। ग्रीड और बाकी सोल्जर्स फ्रॉस्ट मिनाज को बिजी रखे हुए थे। बैरू अकेला इंसेक्ट मिनाज को संभाल रहा था और जिन वो बीस्ट मिनाज से फाइट कर रहा था। तभी हमें वहां से कुछ दूर एक बिल्डिंग पर हंटर लिम दिखाई देता है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, यह भी एक एस रैंक हंटर है जो बुआ एंड एरो से फाइट करता है, मतलब लॉन्ग रेंज फाइटर है। ये जेजू आइलैंड रीड में भी था। वो सोच रहा था कि मैं कब से ये फाइट देख रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वो लॉन्ग रेंज से उन मॉन्स्टर को स्नाइप करने का सोचता है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई मिस्टीरियस पर्सन आता है और बोलता, शांति से बैठ करके फाइट देखो, और गायब हो जाता है। लिम जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वहां कोई नहीं होता। आप लोग कमेंट में गेस करो कि वो कौन हो सकता है। फिलहाल अब ये बैटल अपने एंड की तरफ बढ़ रहा था। हमें दिखता है कि इंसेक्ट मोनास ने जिन्नू पे पॉइजन डाल के उसे पैरालाइज कर दिया है, लेकिन जिन्नू तुरंत उसको भी ठीक कर लेता है। ये देखकर कि इंसेक्ट मोनाज गुस्सा हो जाती है और उस पर डायरेक्टली अटैक करने चली जाती है। लेकिन इस बार जिन्नू रेडी था और अपने म्यूटेंट स्किल का यूज करके उसके हजारों टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। मतलब जिन्नू ने फाइनली एक मोनाज को मार दिया था। उसके सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आता है कि इंसेक्ट मोनाज मर गई, और उसका लेवल भी बढ़ 146 क्रोएशियाई कूने हो जाता है। मतलब वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इंसेक्ट मोनाज को मरते देख फ्रॉस्ट मोनाज शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? क्या वो शैडो मोनाज की पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहा है? तभी बीस्ट मोनाज बोलता है, उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लास्ट बैटल से ऑलरेडी थक चुका होगा। ऊपर से वो इन छोटे मोटे सोल्जर्स पर रिलाई कर रहा है।
इसका मतलब है उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है। इतना बोलकर के बीस्ट मोनार्च बेरू का गला पकड़ करके उसे उठा लेता है और मारने लगता है। मतलब लिटरली वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। एक्चुअली मोनार्च लोगों के पास पावर होती है कि वो किसी भी शैडो सोल्जर का नामो निशान मिटा सकते हैं। जिनो नोटिस करता है कि धीरे धीरे बेरू का लाइफ फोर्स गायब हो रहा है हमेशा के लिए। वो तुरंत समन कैंसिल करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। इसीलिए उसे भागकर पर्सनली बेरू को बचाना पड़ता है और वह उसे बचा भी लेता है। यह देख कर के फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है, तुम सही कह रहे हो बीस्ट मोनार्च, हमें इस ह्यूमन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस अपनी शैडो आर्मी के भरोसे अब तक जिंदा है। इसीलिए हमें इसके सारे शैडो सोल्जर्स के साथ कनेक्शन तोड़ना होगा ताकि ये उन्हें दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर फ्रॉस्ट मोनार्च एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जिनू से कहता है, मैं तुम्हारे शैडो सोल्जर्स को अपनी डायमेंशन में ट्रैप कर दूंगा और उन्हें बार बार मारकर हील करता रहूंगा जब तक तुम्हारा सारा माना खत्म ना हो जाए। फिर जो सोल्जर तुम्हारी अब तक मदद करते आए हैं वही तुम्हें हराने में मदद करेंगे। इतना बोल के वो जिनू पर अटैक कर देता है और उसे थोड़ा इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन जिनू भी काउंटर अटैक करता है पर फ्रॉस्ट मोनार्च इजीली डज कर रहा होता है। इस फॉर्म में वो जिनू से भी ज़्यादा तेज था। लंबे फाइट के बाद जिनू का माना काफ़ी कम हो जाता है। उसे अपने बहुत सारे स्किल्स यूज़ करने का चांस भी नहीं मिलता। तभी फ्रॉस्ट जिनवू पर लगातार एक के बाद एक अटैक करने लगता है। हालांकि जिनवू उन अटैक्स को क्लियरली देख पा रहा होता पर उसके पास सारे अटैक्स डज करने का मौका नहीं होता। वो बस यही सोच रहा होता, काश मैं थोड़ा और तेज होता तो ये इजीली जीत जाता। फ्रॉस्ट मोनार के कंटिन्यूअस अटैक से जिनू काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। फिर फ्रॉस्ट मोनार डिसाइड करता है कि फाइनल अटैक करके जिनू को ख़त्म कर देने का। जिनू भी तैयार हो जाता है और दोनों अपने फुल स्ट्रेंथ से अटैक करते हैं। लेकिन अचानक बीस्ट मोनार्च बीच में आ जाता है और जिनू के चेस्ट में अपना हाथ घुसाकर उसके आर पार कर देता है। यह सब इतना फास्ट होता है कि वहाँ खड़े किसी भी हंटर को समझ नहीं आता जिन वो अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था और खून की तो नदियाँ बह रही थी। जिनू बीस्ट मोनार्च के पंजे को निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी फ्रॉस्ट मोनार्च भी अपना शॉट जिनू के चेस्ट में घुसा देता है और कहता है, क्या तुम अभी भी खुद को हील कर सकते हो? शायद नहीं। तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम अभी एक कंप्लीट मोनार्च नहीं हो, तो तुम्हारे जैसे इंसान के लिए इस इंजरी से सरवाइव करना कभी पॉसिबल नहीं है। फिर वो बोलता है, इसका मतलब अब तुम इस दुनिया का अंत देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। अब हमारी आर्मी इस दुनिया में आएगी और खून की नदियां बहेगी, लाशों के पहाड़ बनेंगे। लेकिन यह कंट्री जिसमें तुम बड़े हुए हो, इसमें रहने वाले हर एक इंसान को मैं पर्सनली फ्रीज करूंगा। इसके अंदर सारे इंसानों को अनंत काल तक कैद रखूंगा और उन्हें टॉर्चर करूंगा। ना वो ढंग से जी पाएंगे ना ही मर पाएंगे। इधर जिनू चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वो अब भी सोच रहा होता है बस थोड़ा थोड़ा देर और इसी के साथ जिनवा अपना दम तोड़ देता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, अ प्लेयर एज डाइड। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सारे हंटर्स बस देखते रह जाते हैं। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी जिनों के सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर का ब्लैक हार्ट एक्टिवेट हो चुका है। तुमने इसके लिए सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लिए हैं। और जिनों के सिस्टम में नई नई अननोन स्किल्स शो होने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो स्किल्स का लेवल मैक्स होने लगता है और ग्लो करने लगता है। अब सिस्टम का पूरा डिज़ाइन भी बदल चुका था। तभी जिनों की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। वो चिल्लाते हुए उठता है और अपना हाथ पकड़ करके बैठ जाता है और सोचता है, मैं जिंदा कैसे हूँ? कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं था? मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। तभी वहां पे जिन आ जाता है और बोलता है, तो तुम होश में आ गए? जिन्नू बोलता है, चेयरमैन चिंचुल, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और जो 3 मोनार्स आए थे उनका क्या हुआ? चिंचुल कंफ्यूज होकर जिन्नू की तरफ देखता है और कहता है, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं बस चीफ इंस्पेक्टर हूँ सर्विलेंस टीम का। और दूसरी बात, मैं यहाँ उन मूविंग स्टैचूज के बारे में पूछने आया था। और तीसरी बात, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम पहले कभी मिले भी नहीं। जिन वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर चुका था। अब यहाँ से काफ़ी लंबी स्टोरी होने वाली है जिसको मैं शॉर्ट में कवर करने वाला हूँ क्योंकि फाइट भी कवर करनी है। बेसिकली वो समझ जाता हूँ छन्नो कि वो पास्ट में आ चुका है। वो देखता है कि उसका लेवल 0 नहीं हुआ है
बल्कि 146 था। हालांकि उसके पास इस समय एक भी शैडो सोल्जर नहीं था। मतलब वो अब एक नेशनल लेवल हंटर था, बस उसे कोई जानता नहीं था। जिन वो सबसे पहले तो चेयरमैन से मिलने जाता है और उनसे जेजू आइलैंड पर अकेली रीड करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि उस टाइम तक जेजू आइलैंड क्लियर नहीं हुआ था। चेयरमैन बोलते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज की परमिशन मांग रहे हो। उस आइलैंड पे आज तक एक भी रीड सक्सेसफुल नहीं हुई। तभी जिनो अपना ऑर्डर रिलीज करता है और कहता है, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। चेयरमैन समझ जाता है कि इसकी पावर तो मुझसे कई गुना ज्यादा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो उसे परमिशन दे देता है। उसके बाद जिनो एक के बाद एक मिशन और डंजन्स में जाता है। पास्ट में जो भी किया था वह सब फिर से करता है, और क्योंकि अब वो पहले से काफी स्ट्रांग था, इसीलिए सारे डंजन्स इजीली क्लियर कर लेता और एक के बाद एक अपने शैडो सोल्जर्स इकट्ठा करते जाता है। फिर वो बैरू को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इन सब के बीच में जिनो को बार बार एक सिस्टम से नोटिफिकेशन परेशान कर रहा। उसमें लिखा होता है, क्या तुम वर्ल्ड को रिस्टार्ट करना चाहोगे। जिनो इसे काफी लंबे टाइम से इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन अब वो परेशान हो जाता है और बोलता है, तुम जो भी हो सामने आओ। मुझे पता है कि यह कोई इल्यूजन है और इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सिस्टम से ढेर सारे नोटिफिकेशन एक साथ आने लगते हैं और तभी कोई जिन्मो की तरफ आने लगता है। उसे देखे जिन्नू कहता है, क्या तुम ही किंग ऑफ डेड हो। एक्चुअली वो असली वाला शैडो मोनाच था, जिसका नाम एसबोन था। जिन्वो समझ जाता है कि अब तक जो कुछ भी वो देख रहा था वो कोई टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि शैडो मोनाच का डोमेन था। वो पूछता है, तो यह सब तुमने बनाया था। लेकिन शैडो मोनाच बोलता है, नहीं, इसके लिए तो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन यह सब तुम मेरी पावर की वजह से कर पा रहे हो। यह वर्ल्ड तुम्हारी इच्छाओं और गलतियों को सुधारने की चाहत से बना है। असल में मैं तुम हो और तुम मैं। जिन्हों काफी कंफ्यूज हो जाता है। तो शैडो मोनाज उसे पास्ट दिखाने लगता है। इधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि जिनू सच में मर चुका था। यह बात किसी को विश्वास नहीं हो रही थी। थॉमस एंड्री भी ये मानने को तैयार नहीं था। उधर हंटलिम एक बिल्डिंग पे दूर से सब देख रहा था। वो कहता है, मुझे उस वक्त उस मिस्टीरियस पर्सन की बात नहीं सुननी चाहिए थी। अब तो जिनो भी मर गया। अब हमें ही रोकना होगा, वरना इस दुनिया को तो तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और वो अपना एरोफ्रॉस्ट मोनाज की तरफ निशारा लगाने लगता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनाज उतनी दूर से ही उसे नोटिस कर लेता है और गुस्से से देखता है। हंटलिम की तो फट जाती है। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं। हमें दिखता है कि जिस आइस क्रिस्टल के अंदर जिनो ट्रैप था, उसके अंदर से ब्लैक वेव्स निकलने लगती है। यह देखकर के फ्रॉस्ट कुनाज का लिटरली दिमाग उड़ जाता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीस्ट मोच भी बोलता है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमने फेक किंग को मार दिया है, लेकिन यह मत बोलना कि अब रियल किंग आ रहा है। हमें कुछ भी करके इसे मारना होगा। इसके बाद दोनों बीस्ट मोनाज और फ्रॉस्ट मोनाज एक साथ जिनों पर अटैक करने जाते हैं। तभी वहां अचानक एक मिस्टीरियस हंटर आ जाता है और आते ही वो फ्रॉस्ट मोनाज के मुंह पर सीधा किक मारता है। उसे दूर फेंक देता है और दूसरे किक से फ्रॉस्ट मोनाज को भी दूर फेंक देता है। वो दोनों कई सारी बिल्डिंग्स तोड़ते दूर तक जा गिरते हैं और हमें दिखता है कि वो पर्सन और कोई नहीं जिनों का बॉब होता है। वो कहता है, मेरे रहते कोई भी मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। इस सीन में तो लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। उधर एस्पोन जिनू को रूलर्स और मोनाज की हिस्ट्री बता रहा होता है। बहुत समय पहले सिर्फ लाइट और डार्कनेस के अलावा और कुछ नहीं था। तब एक एब्सोल्यूट विंग नाम का गॉड हुआ करता था। वो अकेले बैठकर बोर हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ क्रिएट किया जाए। उसने लाइट का यूज करके कुछ सोल्जर्स बनाए, जिसको नाम दिया गया रूलर्स ऑफ डार्कनेस से कुछ सोल्जर्स बनाए, जिसको नाम दिया गया मोनाच। अब दोनों पार्टीज को एक एक ऑर्डर दिया गया। जो मोनाच थे उनको बोला गया कि तुम जाओ दुनिया को डिस्ट्रॉय करो, और जो रूलर्स थे उनको बोला गया कि तुम जाओ दुनिया को प्रोटेक्ट करो। मतलब एक बचाएगा और एक मारेगा। अब उन लोगों के बीच में काफी सालों तक एंडलेस वॉर होती है। ना कोई जीत रहा होता है और ना कोई हार रहा होता है। दोनों तरफ के काफी सारे सोल्जर्स मर रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट विंग को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। एक समय के बाद रूलर्स इस एंडलेस वॉर से थक जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अपने गॉड यानी एब्सोल्यूट बीइंग से हेल्प मांगने का। वो जाकर कि उसे बोलते हैं, आप गॉड हो और हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं।
तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो। आपके इतने सारे फेथफुल सोल्जर इस वॉर में मर रहे हैं। आप हमारे साइड को और स्ट्रेंथ और पावर दो ताकि हम सब मिलकर के मोनार्स को हरा दें और उनका सर आपके कदमों में लाके रख दें। गेस करो एब्सोल्यूट बीइंग क्या बोलता है? वो लिटरली कुछ भी नहीं बोलता। उस मोमेंट पर सारे रूलर्स को रियलाइज हो जाता है कि हमारा असली दुश्मन मोनाच नहीं बल्कि हमारा गॉड है। और जब तक वो लोग एब्सोल्यूट विंग को नहीं मार देते हैं, ये वॉर कभी खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए रूलर्स डिसाइड करते हैं कि अपने गॉड को ही मारने का। लेकिन उनमें से एक रूलर इस डिसीजन से खिलाफ होता है। वो अपने गॉड के लिए लॉयल था, जो कि उनका लीडर भी था और सबसे स्ट्रांगेस्ट भी, और वो और कोई नहीं हमारा एस्बॉन था। इसीलिए एसब को सारे रूलर के साथ फाइट करना पड़ता है। लेकिन सारे रूलर्स मिलकर के एस्बॉन को हरा देते हैं। हालांकि वो मरता नहीं है, लेकिन उसे मरते हुए हालत में छोड़ के सारे रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि एसब एब्सोल्यूट बीइंग का लॉयल सोल्जर था। तो एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर एक हिडन पावर छुपा रखा था। वो मरने ही वाला होता है, तभी वो पावर एक्टिवेट हो जाता है। वो पावर था अराइज, मतलब किसी भी डेड सोल्जर को वो फिर से जिंदा कर सकता था। जैसे ही वो अराइज बोलता है, उसके आसपास जितने भी सोल्जर्स वॉर में मर गए थे, वो सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं और उसकी शैडो आर्मी बन जाते हैं। फिर वो अपनी आर्मी के साथ रूलर्स को रोकने जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सारे रूलर्स मिलकर के एब्सोल्यूट बीइंग को मार देते हैं और वो खुद को न्यू गॉड कहने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो एब्सोल्यूट बीइंग के सारे मैजिकल टूल्स को भी यूज़ करने लगते हैं और मोनार्ड्स को हराना शुरू कर देते हैं। रूलर्स ने किंग्स ऑफ जॉइंट्स यानी लेजिया को भी बंदी बना लिया, जो कि वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट मोनार्च था। उसके कैप्चर होने के बाद मोनार्च काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तभी एस्बोन डिसाइड करता है कि वो मोनार्च के साइड से फाइट करेगा और अपना बदला भी लेगा रूलर्स से। मोनार्च के पास कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए वो एसब से हाथ मिला लेते। इसके बाद उनका बैटल शुरू होता है और वो फिर से काफ़ी सालों तक एंडलेस वॉर चलती रहती है। बस फर्क इतना ही था कि एस्बॉन, जो रूलर्स के साइड से सबसे स्ट्रांगेस्ट सोल्जर था, अब वो मोनार्च के साइड से लड़ रहा होता है। और इस वॉर में जितने भी सोल्जर्स दोनों साइड से मरते थे, एस्बॉन उन्हें अपनी शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड करते जा रहा था। इस तरह एक टाइम के बाद एसब इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मोनार्च भी उससे डरने लगते हैं। उनमें से 2 मोनार्च, डीमन किंग बैरन और बीस्ट मोनार्च, दोनों एसब को मारने के प्लान बनाते हैं। दोनों अपनी आर्मीज को कंबाइन करके फाइट करने जाते हैं। इस फाइट में एसब के काफ़ी सारे शैडो सोल्जर्स मर जाते हैं, लेकिन एंड में एस्बोन जीत जाता है। वो डीमन किंग को तो मार देता है, लेकिन बीस्ट वन वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही ये वॉर खत्म होती है, वहाँ रूलर्स अपनी पूरी आर्मी लेके आ जाते हैं, और क्योंकि फाइट काफ़ी लंबी चली थी, एस्बोन थक चुका होता है और वीक भी हो गया था। अगर उस वक्त फाइट होता तो वह भी सकता था, लेकिन इस बार रूलर्स फाइट करने नहीं आते हैं। वो आते ही अपना सर झुका करके एस्बॉन से माफ़ी मांगने लगते हैं और इस एंडलेस वॉर को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट करते हैं। एस्बॉन गुस्से में बोलता है, अगर तुम ये वॉर ख़त्म करना चाहते हो तो मुझे मानना होगा। लेकिन तब भी रूलर्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उससे माफ़ी मांगते रहते हैं। एस्बॉन को अच्छे से पता था कि अगर रूलर्स चाहते तो उसे इजीली मार सकते थे उस वक्त, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। एस्बॉन कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या करें। इसीलिए वो किसी और डायमेंशन में जाकर के छुप जाता है, क्योंकि उसे रिकवर होने के लिए भी टाइम चाहिए था। इस वक्त एस्बॉन जिनु को यह सब बता रहा होता है, अलग अलग लोगों का फेस लेकर जिनको जिनु जानता था। ऐसा का प्लान था कि एक बार फुल रिकवरी हो जाए तो बीस्ट मोनार्च को ढूंढ कर मार देगा और उसके बाद रूलर्स के साथ हाथ मिला लेगा। फिर बहुत टाइम के बाद जब शैडो मोनार्च रिकवर होके बीस्ट मोनार्च को ढूंढने आता है, उसे पता लगता है कि तब तक रूलर्स ने लगभग सारे मोनार्स को ख़त्म कर दिया है। उन्हें इतना कूटा कि वो अपना डायमेंशन ही चेंज करके भाग गए। तब एस्बोन उनका पता लगाता है और उससे नए डायमेंशन में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च से, ड्रैगन किंग मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसे पता था कि एसब यहाँ क्यों आया है, लेकिन वो एसब से लड़ता नहीं। वह बोलता है, हम साथ मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि उसे पता था कि एसब बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात, इस वक्त सारे मोनार्च बहुत वीक थे, उन्हें हील होने के लिए भी टाइम चाहिए था। अब जैसा कि आपको पता है कि मोनार्च को बनाया ही गया था डिस्ट्रक्शन के लिए। उनका काम ही था दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। अब क्योंकि उन्हें अपने वर्ल्ड से भगा दिया गया, तो अब वो कहीं ना कहीं तो जाकर के डिस्ट्रक्शन करेंगे ही।
इसीलिए उन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट अर्थ को चूज किया। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड जिसे मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।